गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। केस का नाम है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ग्वालियर एमपी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। केस जो है वो 403 आईटीआर पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी ने अपनी 12A की एप्लीकेशन लगाई 10 फरवरी 1999 को, जो कि डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव किया 13 अप्रैल 1999 को। बाद में सीआईटी साहब को लगा कि ये जो एनजीओ है वो ठीक काम नहीं कर रही और उन्होंने एक शो कोज नोटिस इशू किया 27 नवंबर 2000 को कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। असेसी ने अपना रिप्लाई सबमिट किया, लेकिन सीआईटी साहब ने रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया और 29 जून 2002 को असेसी का 12A का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इस केस में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहली बार सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर जो है वो डिपार्टमेंट को दी गई, सीआईटी साहब को दी गई और 1 अक्टूबर 2004 से ये प्रावधान लाया गया कि यदि सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर असेसी की रजिस्ट्रेशन है तो डिपार्टमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो असेसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था वो 1 अक्टूबर 2004 से पहले किया गया था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो असेसी का रजिस्ट्रेशन था वो सेक्शन 12A में था और सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 में जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान था वो उस रजिस्ट्रेशन को था जो कि असेसी को सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में मिली हुई थी। बाद में सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 में एक और प्रोविज़न ऐड किया गया 1 अक्टूबर 2010 से कि यदि असेसी को सेक्शन 12A में भी रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है तो सीआईटी साहब असेसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके। बहरहाल यहाँ पे दोनों ही केसेस में जो असेसी का जो रजिस्ट्रेशन था वो 1 अक्टूबर 2004 से पहले का था और जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था वो भी 1 अक्टूबर 2004 से पहले किया गया था। तो असेसी सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 के दोनों प्रोविज़न्स के दायरे से बाहर था। लेकिन जो डिपार्टमेंट ने अपनी दलील दी सीआईटी साहब ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की, वो ये कहा कि ठीक है कि हमारे पास सेक्शन 12AA सबसेक्शन 3 में ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर नहीं है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर हम ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि हमको ये देखना है कि सेक्शन 21 जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्या कहता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्शन 21 है जनरल क्लॉजेज एक्ट का वो खाली उन ऑर्डर्स को कैंसिल करने की पावर देता है जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव हों। पहला तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाली वही ऑर्डर्स जो कि एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं या लेजिस्लेटिव नेचर के हैं, खाली वही ऑर्डर जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर क्या होता है, तो सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑर्डर को भी डिफाइन करता है। वो कहता है ऑर्डर क्या है, वो कहता है कि ऑर्डर शुड बी इन द नेचर ऑफ द नोटिफिकेशन, रूल्स और बाय लॉज। अब बात ये देखने की थी कि जो सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन असेसी को मिलता है क्या वो कोई नोटिफिकेशन है या वो कोई रूल है या कोई वो लॉ है या वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होना चाहिए जनरल क्लॉजेज एक्ट के 21 के सेक्शन में उसको कैंसिल करने के लिए। तो इस केस में ये हुआ था कि सीआईटी साहब ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। मैटर जो है वो ITAT में गया क्योंकि सीआईटी का जो ऑर्डर होता है कैंसिल करने का रजिस्ट्रेशन का वो CIT अपील्स आपके पास चैलेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट ITAT में चैलेंज होता है।
ITAT ने CIT के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और SSC के सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन को बहरहाल कर दिया। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने ITAT के डिसीज़न को रिवर्स कर दिया और रजिस्ट्रेशन को फिर दोबारा कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। एग्रीव्ड SSC जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पहलुओं को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो CIT ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है वो एक क्वासी जुडिशियल ऑर्डर है, वो कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्डर नहीं है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने SSC के फेवर में ये डिसीज़न दिया। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जब हम इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो खाली इनकम टैक्स के ही प्रोविज़न्स को जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोविज़न ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको दूसरे कानूनों के प्रावधानों को भी हमें जानना होगा और उनकी जानकारी जो है वो एटलीस्ट हमको उनको टच करना होगा, क्योंकि इस तरीके के केसेस में जब डिपार्टमेंट बिल्कुल वाइल्ड इमेजिनेशन से चलता है और खाली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं, तो SSC को भी अपनी फ़ाइट जो है वो लड़नी पड़ती है। आई होप दैट फ्रेंड्स द डेलिब्रेशन ऑफ दिस केस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द point that we should also know the provisions of the other acts also which affect the knowledge and understanding of the Income Tax Act. I hope that friends you have enriched by this deliberation. I hope that you will be interested in further listening my various lectures on the income tax cases. Thank you friends. Thank you.